हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर तक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। है क्या यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? समझोगे ध्यान से। कोई मेटल है मान लो, तो यह जो पोर्शन होगा इस मेटल का सरफेस होगा ऊपर वाला, और मेटल कहने का मतलब कि कोई ना कोई एटम ही है इसमें, मेटल एटम्स। अब यदि ये मेटल के एटम्स हैं तो मेटल एटम्स है तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह में। अब होता क्या है ना कि यदि इस मेटल सरफेस पे लाइट पड़े, इंसिडेंट लाइट, और यह लाइट पड़ेगा तो इस लाइट का कुछ ना कुछ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, वेव नंबर होगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनिट होगा ही इसका। तो कभी कदार होता क्या है कि जब ऐसे मेटल के सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट करता है जिसका कि एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या वेव नंबर हो, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और यदि ऐसा हो रहा है, मतलब हमेशा ऐसा होगा या ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है कि मेटल सरफेस पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फेनोमेनन ऑफ को डिफाइन करेंगे यदि हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन माने बाहर निकलना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from a metal surface when the light of suitable frequency falls on it is called photoelectric effect। क्या बोल रहा है कि जब मेटल के सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़े, तो लाइट पड़ने के बाद यदि उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो यही फेनोमेनन, यही घटना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सूटेबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ ये जो वर्ड लगा हुआ है ना, यह यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ने से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब लाइट पड़े इलेक्ट्रॉन निकल ही जाए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो लाइट पड़ा और इलेक्ट्रॉन नहीं निकला मतलब इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग नहीं बोलेंगे। तो लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, तो लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, देन दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कभी बोलेंगे नहीं। जैसे आप स्कूल या कॉलेज आए तो यहाँ आने से आपका आना सार्थक नहीं हुआ। कॉलेज आए और आने के बाद आप पढ़ाई किए, कॉलेज में रहे, तब मतलब हुआ कि आप कॉलेज गए। तो आकर के रहना केवल सार्थक नहीं हुआ, आकर के पढ़ना सार्थक हुआ। उसी प्रकार से लाइट का पड़ना सार्थक नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलना भी चाहिए, तब यह कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मेटल सरफेस, अब बोलोगे सर वाई मेटल, क्या नॉन मेटल भी हो सकते हैं? तो नॉन मेटल को भी लिया जा सकता है, नो डाउट। मेटल के जगह आप कोई नॉन मेटल भी ले सकते हो, नॉन मेटल। लेकिन होता क्या है ना कि यदि आप कोई नॉन मेटल लोगे तो इस नॉन मेटल पर जब लाइट पड़ेगा, तो देखो जो हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यह नेचुरल लाइट है, सनलाइट। और सनलाइट जो पृथ्वी पे आता है ना, यह विजिबल लाइट है। और विजिबल लाइट जो है यह बहुत ही एनर्जेटिक रेडिएशन नहीं है।
तो यदि आप नॉन मेटल लोगे और इस पर यदि विजिबल लाइट पड़ेगा तो इस विजिबल लाइट के पड़ने से नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन कभी बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब चैप्टर्स आगे पढ़ते जाएंगे। तो नॉन मेटल में भी हो सकता है, लेकिन नॉन मेटल के केस में एक हाई एनर्जी का रेडिएशन चाहिए, तब इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और वो भी काफ़ी मुश्किल है, वह भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऑब्जर्व जनरली मेटल में ही किया जाता है। यदि नॉन मेटल में ऑब्जर्व होता तो इसके लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ऑब्जर्वेशन जनरली नहीं पॉसिबल होता है, मेटल के केस में होता है। इसलिए डेफिनेशन में मेटल को ही लगाया जाता है कि जब भी किसी मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़े और यदि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तब इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ से कई प्रश्न हैं। कई प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न जो है उसका आंसर तुम बता दिए कि ऐसे अनेक प्रकार के मेटल्स हैं, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कई प्रकार के मेटल्स हैं। इसमें से जो एक कॉमन मेटल जो हम लोग को हर जगह मिलता है वह है आयरन। लोहा हर जगह फेंका हुआ रहता है, इधर उधर आसपास बिल्डिंग में लगा हुआ है, तो कहीं नॉर्मली भी फेंका हुआ रहता है। एल्यूमिनियम भी मिल जाएगा, एल्यूमिनियम का वायर तो लगा ही हुआ रहता है जिससे करंट फ्लो करता है पोल वगैरह में। तो ये दो मेटल हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिससे हम लोग फैमिलियर है काफ़ी ज़्यादा, और ये दोनों हमेशा लाइट के संपर्क में रहते हैं हमेशा। अब दोनों मेटल है, दोनों लाइट के संपर्क में है, तो क्या दोनों से इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलते रहता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से है। तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इन मेटल्स पे जो लाइट पड़ रहा है या विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट एक लेस एनर्जेटिक लाइट है, इसका एनर्जी उतना नहीं है कि वह एल्यूमिनियम और आयरन के इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। क्योंकि पीछे रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन, इसके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है। तो यह इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब वह लाइट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को तोड़ेगा। तो यदि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को तोड़ पा रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं। और इसको तोड़ने के लिए यहाँ जो लाइट है उसका एनर्जी होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा मैंने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो इन सारे विजिबल लाइट से या आयरन और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन निकले या रेयर है, नहीं के बराबर। तो इन लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है वह सोडियम, पोटासियम, सीजियम, ये सारे मेटल्स का। लेकिन ये सारे मेटल्स तो ऐसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जैसा कि आयरन और एल्यूमिनियम है। तो आखिर इन मेटल्स से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? तो जब बताया कि जब हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी वाला रेडिएशन पड़ेगा तब, और तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसमें होगा। नहीं तो वैसे तो लाइट पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते रहे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो 24 आवर्स ऑब्जर्व किया जा सकता है हमेशा कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए यहाँ वर्ड लगा हुआ है ना सूटेबल फ्रीक्वेंसी, इस वर्ड को भूलना नहीं है। सूटेबल फ्रीक्वेंसी बोलो आप, सूटेबल एनर्जी बोलो या सूटेबल वेवलेंथ बोलो, कुछ ना कुछ जो है होना चाहिए एक एप्रिसिएबल वैल्यू तब। तो आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा कि यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है तो कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन को देखना तो पॉसिबल है नहीं। अब मेटल पे लाइट पड़ा, लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा थोड़े हैं। तो सोडियम से निकल रहा है ये भी नहीं दिखेगा, इससे नहीं निकल रहा है ये भी नहीं दिखेगा, तो कैसे जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? मेन पॉइंट तो ये है यहाँ। तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया हर्ट्ज के द्वारा। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया किनके द्वारा? हर्ट्ज के द्वारा 1887 में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया 1887 में किनके द्वारा? हर्ट्ज के द्वारा। ऐसा। और कैसे इसको ऑब्जर्व किए? तो क्या करा उन्होंने, एक इवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया, इवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवाक्यूएटेड मतलब बिल्कुल खाली, इसमें एयर भी नहीं है। इसी में एक तरफ
मेटल का फॉइल लगाया गया, कोई भी मेटल का फॉइल, कोई नॉर्मल मेटल, और इस तरफ एक मेटल डिटेक्टर, सेम मेटल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। दिस वन इज मेटल डिटेक्टर। दोनों को जो है एक पोटेंशियल से जोड़ दिया गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मेटल फॉइल को नेगेटिव टर्मिनल से और इसको जो है पॉजिटिव टर्मिनल से। बीच में यहाँ एमीटर, एमीटर जिसमें डिफ्लेक्शन होगा तो पता चलेगा करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखोगे, यह मेटल डिटेक्टर है या मेटल का फॉइल है, मतलब कोई मेटल है उसका छोटा सा टुकड़ा पतला सा फॉइल लिया हुआ है, जैसे गोल्ड फॉइल लिया गया था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। या इवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है तो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, और यदि ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो इस पर लाइट पड़ेगा ऐसे, ई लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे पड़ रहा है तो पड़ने से पॉसिबिलिटी है कि इसका इलेक्ट्रॉन निकले ना भी निकले। यदि इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो चूंकि यह ट्यूब बिल्कुल खाली है, इवैक्यूएटेड है, तो उस हिसाब से इस ट्यूब के अंदर कोई करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा मतलब कि करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट से, तो यहाँ इस एमीटर में जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका ये जो कांटा जैसे देख रहे हो वैसे ही रहेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं। लेकिन यदि लाइट पड़ा और लाइट पड़ने से इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यह नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बड़ा तेज़ी से मूव करेगा किसके तरफ, पॉजिटिव प्लेट के तरफ। ऐसा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। मतलब इस तरह से होगा क्या कि इस पूरे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, चार्ज का फ्लो होना, यही तो इलेक्ट्रिक करंट है। तो उसके चलते क्या होगा कि इस पूरे ट्यूब में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा। और यदि ऐसा होगा तो यहाँ एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे, यदि इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। यदि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है मतलब कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि अभी तक इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। तो यह जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी। फोटो वर्ड का बेसिकली मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी मैंने फ्लो ऑफ चार्ज। तो यह जो चार्ज फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया ट्यूब के अंदर, सर्किट से जो करंट फ्लो किया वह बेसिकली फ्लो किया लाइट के चलते। लाइट ना यहाँ पड़ता ना यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलता, और इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं निकलता तब तक करंट भी फ्लो नहीं करता। तो यह जो करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, लाइट। कि लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकला और वही इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के चलते सर्किट से भी करंट फ्लो कर रहा है। तो लाइट के चलते करंट फ्लो कर रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोटिसेबल पॉइंट जिनको नोट किया जा सकता है। इसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यदि मेटल सरफेस है और इस पर लाइट पड़ रहा है तो लाइट पड़ने के तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो। मतलब लाइट का पड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलने के बीच कोई टाइम गैप नहीं होता है, नो टाइम गैप। मैंने ऐसा नहीं है कि लाइट पड़ा मेटल के सरफेस पे, अब इलेक्ट्रॉन वहाँ का सोचा निकलें कि नहीं निकलें, तब सोच समझ के निकला, ऐसा नहीं है। निकलना होगा तो लाइट पड़ने से तुरंत निकल जाएगा, नहीं निकलना होगा तो नहीं निकलेगा। तो देयर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और यह जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है मेटल सरफेस से, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एज सुन एज
द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विदाउट एनी टाइम गैप। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात को? तो ये जो बात हम बार बार बोल रहे हैं कि लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए इस लाइट का कुछ ना कुछ सूटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वगैरह होना चाहिए। तो इस लाइट का वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल सके, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब याद रखोगे मिनिमम। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस और विच काउज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसी प्रकार से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ की बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इस वर्ड को आप याद रखना। जैसे मान लो कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वह 100 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके सरफेस पर यदि 99 हर्ट्ज का लाइट पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कम से कम 100 हर्ट्ज का पड़ना ही चाहिए। तो ये बोलोगे सर ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। या जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी वह क्या होना चाहिए, या डायरेक्ट इस मेटल के नेचर पे ही डिपेंड करता है। अलग अलग मेटल के लिए या अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो यह जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा 100 हर्ट्ज, जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अलग अलग मेटल्स के लिए या जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वह अलग होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन, वे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का। जो लाइट पड़ रहा है उस लाइट के इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और इंटेंसिटी किसका प्रोपोर्शनल होता है? तो बताए हैं कि यह प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का। तो जितना हाई एम्पलीट्यूड का रेडिएशन पड़ेगा, मतलब जितना हाई इंटेंसिटी का लाइट पड़ेगा मेटल के सरफेस पे, उससे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करता है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट के फ्रीक्वेंसी पे या डिपेंड नहीं करता है, बल्कि लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद कि जो स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कितना ज़्यादा करेंट फ्लो करेगा उस ट्यूब में, ऑब्वियसली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के चलते ही तो करेंट फ्लो कर रहा था। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल सरफेस से, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना ज़्यादा होगा, फोटो इलेक्ट्रिसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ का करंट फ्लो करेगा उसके अंदर से। और यह नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो देखे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो कि ट्यूब जो अभी बनाए थे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन के लिए, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिसिटी, वह डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि करंट उसमें फ्लो ही कर रहा है इलेक्ट्रॉन के चलते। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता मेटल सरफेस से तो करंट फ्लो ही नहीं करता, तो वह फोटो इलेक्ट्रॉन के चलते हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उस ट्यूब से। उसके बाद
कि जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन का, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल था इंटेंसिटी का, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो मान लो कि यदि आप ग्राफ प्लॉट करोगे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को लेकर के, लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी, तो ओरिजिन पे जो है वह फ्रीक्वेंसी तो जीरो हो जाएगा, और जीरो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन कभी निकलेगा नहीं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बनेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसा, इस प्रकार से। मतलब ओरिजिन के बाद से आप कहीं से शुरू करोगे, तो यह जो फ्रीक्वेंसी हुआ कि इससे कम फ्रीक्वेंसी रहा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इतना या इससे ज़्यादा रहा तभी निकलेगा। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुआ जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यह मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट का जो पढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको म्यू जीरो लिखते हैं। न्यू जीरो, न्यू फ्रीक्वेंसी है, जीरो इज़ द मिनिमम, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा। अब इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, इसको आप ग्राफ से ऐसे मिलाओ, ऐसे। अब देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लाइट के फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी पे या डिपेंड नहीं करेगा। यदि यही ग्राफ आप खींचते हो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच, तो एक कांस्टेंट पैरेलल ग्राफ आएगा इंटेंसिटी का। माने इंटेंसिटी को आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखो अब दो चीज़ हुआ, एक है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ दो चीज़ है, एक है इंटेंसिटी और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। तो इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी पे करेगा, और दोनों डायरेक्टली डिपेंड करेंगे। तो ग्राफ के माध्यम से जो है हम लोग को यही समझना था, यहाँ से इस बात को ध्यान में रखोगे। समझ गए? तो यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट। और पढ़े इसमें हम लोग क्या अभी तक, कि जब भी किसी मेटल सरफेस पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़े, तो ऐसा हो सकता है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो यही फेनोमेनन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से निकला है लाइट पड़ने के बाद, वैसे इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, इसी को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया हर्ट्ज के द्वारा 1887 में, और उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन के वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वह फोटो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्ट्रेंथ है कि कितना करंट फ्लो करेगा, वह डायरेक्टली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट के इंटेंसिटी पे, जो लाइट मेटल सरफेस पे पड़ रहा है, जिसके चलते कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो रहा है, निकल रहा है। कोई भी मेटल सरफेस पर किसी भी प्रकार का लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लाइट पड़ रहा है उसका एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके चलते वह इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ की बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ऐसा अब जो इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब उसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगा, वह डिपेंड करता है मेटल के नेचर पे। अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, उसका वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ से जो दो ग्राफ बनाए, इससे हम लोग को समझना बेसिकली यही था कि फोटो इलेक्ट्रॉन के संख्या की बात करेंगे तो यह इंटेंसिटी का प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा।
काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यह इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये फ्रीक्वेंसी मतलब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ से आप याद रखोगे, जिसको न्यू जीरो से डिनोट किया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से आप समझो। जैसे मान लो कि कोई पेपर का एग्ज़ाम दिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम, सारे बच्चे दिए, सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ मार्क्स स्कोर करेंगे, लेकिन क्या सारे स्टूडेंट पास करेंगे? नहीं। तो इस 100 मार्क्स में एक मिनिमम मार्क्स डिसाइड किया गया है ना कि कम से कम आप उतना लाओगे तभी पास करोगे, और वह मिनिमम मार्क्स क्या होता है? 33। तो यह 33 एक बॉर्डर लाइन है, यह एक मिनिमम मार्क्स है, जितना आपको लाना ही होगा कम से कम पास होने के लिए, तभी आप पास कहलाओगे। तो यह जो मिनिमम मार्क्स है, दिस इज थ्रेशोल्ड मार्क्स। अब जिसका 32 आया, क्या वह पास हुआ? नहीं। मतलब इससे कम आया तो पास नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहा तो। हाँ, जिसका 33 आया या फिर इससे ज़्यादा आया, वो पास ही कर जाएगा, लेकिन कम से कम 33 तो आना चाहिए। अब 33 से जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा वह उसका परसेंटेज को उतना बनाएगा। 33 कोई परसेंटेज नहीं बनाया या तो पास करवाया। अब 33 से जितना बढ़ते जाएगा मतलब कि उतना परसेंटेज आपका इंक्रीज करते जाएगा। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो इलेक्ट्रॉन निकला, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वह फ्रीक्वेंसी उतना उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होते जाएगा, बनते जाएगा। समझ गए बात को? तो यह था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन। कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन का संख्या किस पे डिपेंड करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लाइट का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वह क्या कहलाएगा। तो ऐसे कई बेसिक से क्वेश्चन हैं, तो इसको आप अच्छे से याद करोगे, समझोगे, बातों को नोट से पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब जो आगे के टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, उसको नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।